Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 26th to 28th April 2021. Let's start the session. और मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और डीएम भी हो रहे हैं कि सर आप डेली न्यूज़पेपर बनाइए, अल्टरनेट डेज बनाइए। तो मैं डेली ही बनाता था, आपको पता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें केवल एक ही न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग कोरोना, कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो चुकी है इस स्टेट में, या यहाँ दवाई नहीं मिल रही है, या यहाँ इलेक्शन है। तो वो सारी न्यूज़ जो है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में मैं डेली कुछ भी आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ, मेरा काम है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, ताकि आपका कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तो आप प्लीज़ मेरे को ये मत बोला करिए कि सिर्फ डेली बनाइए, ऑल्टरनेट डेज बनाइए। एक बार थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, हमारे न्यूज़पेपर जो आपको पता है डेली ही आता है, लेकिन ड्यू टू कोरोना सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं न्यूज़ कोरोना मुझे हुआ है मैं बना नहीं सकता, मैं बना सकता हूँ, लेकिन न्यूज़ ही नहीं है कुछ। तो आप लोग थोड़ा कॉर्पोरेट नहीं, सॉरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। देखिए, नो योर ये तो CAPF का आरंभ, हमारा नया कोर्स शुरू हो चुका है 2021। जो चाहे बच्चे वो हमारी ले सकते हैं ये ऐप को। ऐप ही हमारा अवेलेबल है ऑन एंड्रॉयड iOS, तो जाके वहाँ एक कोर्स बाय कर सकते हैं। इस कोर्स में सब कुछ है जो भी आपको CAPF के लिए चाहिए होता है। वाली पेपर 1 के लिए कोर्सेज हो, वाली पेपर 2 के लिए हो, दोनों की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, डाउट क्लियर सेशन, जो भी आपको चाहिए, PDF जो भी चाहिए वो सब इस कोर्स में आपको एक ही जगह हमने क्लब करके दे दिया। तो जो भी चाहें उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा इंक्वायरी नंबर है, तो इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नो वॉलंटियर्स लेट अंडर साइबर स्कीम। तो अभी क्या हुआ था कि सरकार ने सारे लोगों से ये बोला था कि जो जो वॉलंटरली साइबर फ्रॉड को रोकना चाहते हैं, जो साइबर की जानकारी रखते हैं, तो वो निकल के आए, उनसे नाम मांगे थे। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स जिन्हें बोलते हैं, अपने आप निकल के आए ताकि हम हेल्प कर सकें हमारी साइबर क्राइम रिपोर्ट करने में। तो कोई भी नहीं आया, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, कोई वॉलंटियर लिस्ट अभी तक आई नहीं पाई। अपने काम का क्या है, अपने काम का है केवल एक चीज़। इसमें बात हुई है पुलिस। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7 शेड्यूल। तो बस आपको ये याद रखना है, कभी कोई पूछ लेता है कि ये किसका सब्जेक्ट है। पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि कंकरेंट है यूनियन लिस्ट में। ये स्टेट सब्जेक्ट, ये जो मैं बता रहा हूँ, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ लिखा हुआ है? हमारे 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। याद रखिएगा 7th शेड्यूल। अगर वो आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 246 में लिस्ट का जिक्र है। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इसी के चक्कर में आपको पता होगा जो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है वो हमेशा इसी बात से परेशान रहती है, क्योंकि पुलिस उनकी नहीं सुनती है। क्योंकि जो न्यू दिल्ली है वो एक यूटी है, और जो पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए जो पुलिस जो है उसे दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है, ना कि जो उसकी आप सरकार है वो नहीं करती है। इसीलिए नई दिल्ली की गवर्नमेंट हमेशा पुलिस से परेशान रहती है। यही रीज़न है, क्योंकि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि कॉन्करेंट या यूनियन सब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। US टू अलाउ इंडिया एक्सेस टू वैक्सीन रॉ मटेरियल। अब देखिए, बहुत गलत बात हो रही थी कि इंडिया ने जैसी अपनी वैक्सीन बनाई तो इंडिया ने तो सब जगह लोगों को भेज दिया था। लेकिन अभी US से, अब ये US वाले बोल रहे हैं कि हमसे तो वैक्सीन मांगी नहीं है, ये नहीं करा, वो नहीं करा। पर ऐसा नहीं है, इंडिया ने US से मदद मांगी थी कि अभी हमारे यहाँ कोरोना की सिचुएशन बहुत ग्रीवियंस हो चुकी है, तो आप हमें थोड़ी मदद कर दीजिए। तो अब US ने अलाउ कर दिया इंडिया एक्सेस टू वैक्सीन रॉ मटेरियल। आपको पता है किसी भी दवाई को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे अभी जो हम दवाई दे रहे हैं कोविडशील्ड, मान के चलिए कोविडशील्ड दे रहे हैं, तो हमारी इंडियन मेड तो है नहीं, वो तो ऑक्सफोर्ड ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई थी। तो ये तो मतलब जो भी इसमें कंटेंट है उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए इस दवाई को बनाने के लिए। तो अब देखिए वो US वाले भेजेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 2-3 टर्म इंपॉर्टेंट है। एक तो USAID करके लिखा है, तो याद रखिएगा US, ये इसकी फुल फॉर्म USAID की अरे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, जब भी कोई त्रासदी आती है तो इसको ये आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये एक और चीज़ इसमें बात हुई है, ग्लोबल फंड। याद रखिएगा, ग्लोबल फंड एक तरह का इंटरनेशनल फंड है। इसमें पैसा डाला जाता था ताकि हम लड़ सकें बाय एड्स, HIV, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब से लड़ने के लिए एक फंड बनाया गया था, सबने मिलकर बनाया था। तो इस फंड, यही फंड आजकल कोरोना से लड़ने में भी यूज़ हो रहा है। तो इन दो फंड का नाम याद रखेंगे, USAID और ग्लोबल फंड। इसके तहत हेल्प हो रही है। बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और नहीं पूछा जाएगा। बहुत शॉर्ट न्यूज़ है, कोई न्यूज़ ही नहीं है। मेरे को पता, ढूंढ के आपके लिए न्यूज़ निकालनी पड़ रही है। ये अच्छी न्यूज़ है। PM केयर्स टू फंड 551 ऑक्सीजन हॉस्पिटल प्लांट इन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन प्लांट इन हॉस्पिटल। तो अब 551 जो है ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे हॉस्पिटल्स में। किस फंड से? PM केयर्स फंड से। ये फंड जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि ये बहुत ब्लैक एंड वाइट फंड नहीं है, ये एकदम धुंधला फंड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैसा जा रहा है वो क्लियर ही नहीं है कैसे जा रहा है। देखिए, ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये PM केयर फंड है। दोनों में से आपसे कुछ से एक चीज़ पूछी जा सकती है, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फिर NRF,
इनमें बहुत पिछले जो जो बच्चे मेरे से कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता भी होगा कि इन दोनों फंड में लड़ाई होती रहती है। एक और फंड है मैं बताता हूँ, ये है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बनाया, और एक इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो कि नेहरू साहब ने बनाया था 1948। दोनों को याद रखिएगा, 1948 में बनाया, 2020 में बनाया। ये बना था पार्टीशन के बाद, क्यों? ताकि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, उससे लड़ने के लिए जो पैसा डाला जाएगा वो इसमें डाला जाता था। और जो पीएम केयर्स फंड बनाया ये केवल कोविड-19 के लिए बनाया गया, याद रखिएगा। इसको हेड कौन करता है? इसके हेड भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके हेड भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। दोनों की बात तो यही हो गई। फिर इसमें जो याद रखिएगा, इसमें जो डोनेशन आएगी पीएम केयर्स फंड में वो एग्जाम्प्ट होगी टैक्स से, मतलब उस पर टैक्स ही न लगेगा। बहुत बढ़िया। और ऐसी जो पीएम एनआरएफ में जो पैसा आता था उसमें भी वो भी टैक्स से एग्जाम्प्ट रहती थी। इसमें जो पैसा आता है वो आता है थ्रू नोटिफाइड बाय सीएसआर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीएसआर में आपको बताया था, सीएसआर कुछ नहीं होता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो भी बड़ी कंपनी होती है उनका देखा जाता है कि अगर वो 3 साल, लास्ट 3 साल में उनका अगर एनुअल टर्नओवर या उनका प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका 2%, 3 साल का जो 2% उनका प्रॉफिट होगा वो उन्हें खर्च करना पड़ता है इन सोशल सेक्टर में। याद रखिएगा सीएसआर क्या होता है? जो भी बड़ी कंपनी होती है अगर वो 3 साल, लास्ट 3 साल में फायदे में रही हैं तो उस फायदे का 2% पैसा उन्हें सोशल सेक्टर में खर्च करना पड़ता है, उसे बोलते हैं सीएसआर। तो ये जो डोनेशन होगी भाई सीएसआर होगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन दोनों में ही प्रॉब्लम क्या है कि इस पे कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो इसके ऑडिट ही नहीं कर सकता है। आरटीआई, कोई इन दोनों पे आरटीआई से हम पूछ ही नहीं सकते हैं कि इस पर पैसा कितना गया है, कितना आया है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम थी इन दोनों फंड में। इसका एक इंपॉर्टेंट जवाब ये दे रहे थे कि आपको ये नया फंड पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या थी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास एनडीआरएफ क्या, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। आपको पता होगा ना, जब भी डिजास्टर आता है तो एनडीआरएफ का रोल आता है। कैसे बनाता है एनडीआरएफ? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो ये बोले लोग, जब ऑलरेडी हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है तो आपको पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या हुई थी? अगर जो पैसा एनडीआरएफ में जाता तो क्या होता कि इस पे हम आरटीआई भी पता कर सकते थे कि किसने कितना पैसा भेजा है। इस पे कैग भी ऑडिट करता कि कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है, और इससे मतलब एकदम पार्लियामेंट के थ्रू इसमें पैसा आता, पार्लियामेंट के थ्रू इसमें पैसा जाता, तो एकदम क्लियर होता। तो यही हो रहा था। अभी पीछे भी इस बारे में बहुत डिस्कशन हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं पीएम केयर्स फंड को सपोर्ट कर दिए। अब भगवान जाने क्या हो रहा है। जो भी पूरी न्यूज़ थी रिगार्डिंग तीनों फंड, पीएम केयर्स फंड, पीएम एनआरएफ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, मैंने इन तीनों के बारे में बता दिया और आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो भी पूछा जाएगा मैंने एकदम हिंदी में समझा दिया आपको। आगे चलते हैं। उड़ीसा टू जीपीएस टैग व्हीकल विद ऑक्सीजन सिलेंडर। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या करा है, जीपीएस लगा दिया व्हीकल्स के ऊपर जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका है ताकि हम जो भी ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इन सबको रोक सकें और जिस सिलेंडर जिसको चाहिए उनको हम भेज सकें। ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात होती है, जैसे जीपीएस क्या है कि जीपीएस जो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अभी तो जीपीएस चल रही है लेकिन आने वाले दिनों में और एडवांस वर्जन इसका आने वाला है। तो जो भी एडवांस्ड वर्जन होता है या जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं तो उसके ऑप्शन ज्यादातर 99% केस में सारे ऑप्शन सही होते हैं। मान के चलिए ये कह देता है, देखिए एक सवाल था, ये कहता है कि जीपीएस का यूज कहां कहां होता है। ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, ये 2019 का सवाल है। तो जीपीएस का टेक्नोलॉजी का यूज मोबाइल फोन के ऑपरेशन में होता है, हाँ भाई मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं। बैंकिंग में यूज होता है, हाँ भाई बैंकिंग में भी हम पता करते रहते हैं। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, हाँ पावर ग्रिड का अब ये देखिए बच्चों को डाउट हो जाएगा भाई पावर ग्रिड में क्या यूज होगा नहीं होगा, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो भाई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, हो सकता है वो पावर ग्रिड में कुछ इस्तेमाल करते हो, तुम्हें जानकारी ना हो, तो पावर ग्रिड में भी यूज होगा। कल ये बोलते हैं कि जीपीएस का यूज आपके घर घर में होगा, तो घर घर में भी होता है, हाँ हाउस होल्ड में भी होता है। ये बोलते हैं पानी ले जाने के, पानी जो आपका आता है उसमें भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी होगा, सब जगह होगा, हगते हुए होगा। भाई जो भी है जीपीएस का यूज कहीं पे भी हो सकता है आज के टाइम पे। तो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसका यूज कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम टाइम आंसर 1 to 3 रहता है। आप भी अगर कोई ऐसा साइंस से रिलेटेड या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो उसका आप चेक करा करिए, हो सकता है वो उसकी जानकारी आपको ना हो लेकिन इसका यूज सब जगह होता होगा। ऐसी एक बार यूपीएससी में 3D प्रिंटिंग से भी सवाल आया था कि 3D प्रिंटिंग का यूज कहाँ होता है। तो अब भाई 3D प्रिंटिंग का भी यूज कहीं पे भी कर सकते हो आप। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बच्चे को पता है मैक्सिमम पावर ग्रिड में कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका आंसर 1 2 लगाए आएंगे। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। यमन रिबेल एडवांस्ड इन मरी, अभी लड़ाई वगैरह चल रही है, इसमें अपना कुछ नहीं है, बस एक इसमें रिबेल का नाम, जो वहाँ के हूती रिबेल्स हैं उनका नाम याद रखना है। तो हूती रिबेल्स कहाँ के हैं? तो यमन के हैं। बस आपको ये याद रखना है, हूती रिबेलियन ये कहाँ के लोग हैं जो लड़ाई करते रहते हैं सरकार से, बस ये कहाँ के हैं? यमन के।
बस हमें डिटेल में नहीं आना क्यों लड़ाई चल रही है, क्या लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं, बस हूती रिबेलियन। ये लोग हैं जो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, या जिन्हें हम नक्सल बोल सकते हैं इन द टर्म्स रिबेलियन को। तो हूती रिबेलियन कहाँ के हैं? यमन के हैं, बस इससे ज़्यादा याद करने की और ज़रूरत नहीं है। वीडियो इमरजेंस फॉर क्रू ऑफ इंडोनेशियन सबमरीन फाउंड ब्रोकन इनटू 3। तो आपको पता है इंडोनेशिया की सबमरीन जो ये खो गई थी, और ये अब मतलब बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि ये एकदम डूब चुकी है। तो बस आपको इसका नाम मैं रोज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, KRI नंगला, ये डूब चुकी है। इससे मतलब 24 ये इससे थोड़े दिन पहले का वीडियो मैसेज इसी शिप के क्रू ने रिकॉर्ड करा था, जब इनका पुराने कमांडर जो थे वो रिटायर हो रहे थे। तो उसके लिए इन्होंने पुराना ये फोटो अभी रिसेंटली बाहर आया, इसमें देखिए कितना अच्छे तरीके से लोग गाना गा रहे थे, संपाई जुम्पा ये वाला गाना गा रहे थे, इसका मतलब है गुड बाय। ये इनके जो कमांडर थे, सबमरीन कमांडर, वो रिटायर हो रहे थे, तो उनके रिटायरमेंट पे ये लोग गाना गा रहे थे। पुराना फोटो है जो अभी रिलीज हुआ है, लेकिन अब ये देखिए KRI नंगला ये डूब चुकी है। तो यही बात हो रही है, कॉल फॉर मॉडर्नाइजेशन फॉर इक्विपमेंट। भाई आर्मी के लोग कहीं के भी हों, हैं तो जवान, सब अपने देश से प्यार करते हैं। ये लोग चाहते तो भाई जब इनकी सबमरीन डूब रही है तो अपनी सबमरीन को छोड़ छोड़ के भाग सकते थे। ऐसा नहीं है कि इन पे भाई सबके सब कैसे, मतलब 54 क्रू मेंबर्स जो हैं वो संक हो गए, तो 54 लोग कैसे संक हो गए? बात ये लोग चाहते तो ऐसा नहीं है कि 54 में से हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग, 30 लोग शिप से बाहर जा सकते थे, लेकिन अपनी शिप को कोई नहीं छोड़ना चाहता है भाई। इन भली कहीं की भी आर्मी हो, देश से वो उतना ही प्यार करती हैं। नेवल वेसल जो होते हैं, जब भी वो डेथ होते हैं सबकी एक साथ होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसमें से नेवी की कोई शिप डूबी, उसमें 4 लोग जो हैं वो वहां से भाग गए, या 4 लोग जो हैं वो बच गए और 5 लोग मर गए। ऐसा नहीं होता। जब भी नेवी की शिप या कोई भी शिप सैंक करती है किसी भी देश की, तो उसमें पूरा क्रू मेंबर चला जाता है। तो ये एक क्या बोलते हैं, पेट्रियोटिक फीलिंग होती है इन लोगों के लिए। भाई कोई भी आर्मी या नेवी में होता है तो वो अपनी शिप को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है, हर कोई कोशिश करता है शिप को बचाने के लिए। तो इनके लिए सल्यूट है, इन 54 लोगों को रेस्ट इन पीस। आगे चलते हैं। 15 पीपल स्पेंड 40 डेज इन केव। ये कुछ नहीं है, एक बस आपको याद रखना है, डीप टाइम प्रोजेक्ट। इसमें कुछ नहीं था, एक केव बनाई गई, गुफा थी, गुफा में खूब अंधेरा था और कुछ लोगों को भेज दिया गया, करीबन 40 कुछ लोगों को भेजा गया और वो करीबन मस्त 40 दिन अंदर काट के आए, बिना फूल बिना किसी के। एकदम अंधेरा था तो चश्मा लगा के अंधेरे में बैठे रहते थे। तो ये अपनी याददाश्त ही भूल गए, कि याददाश्त इन द सेंस कि इन्हें पता ही नहीं था कि हम कितने दिन अंदर काट के आए। तो ये डीप टाइम प्रोजेक्ट है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक छोटी बकवास न्यूज़ थी, मैंने ऐसे ही बढ़ा दिया आपको थोड़ा पता चले आपको, ऐसे भी लोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये भाई वोटिंग हो रही है, देख लीजिए हाल। लोग देश में इतना मर रहा है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 लाख 3.5 लाख जो है कोविड पेशेंट्स हो गए, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल कंडीशन जो है वो करीबन 10 से 15 लाख केसेस है। जो ये 3 से 4 लाख जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, एकदम फेक है। आप ग्राउंड सिचुएशन देखेंगे तो मानेंगे नहीं। और इनको वोट डलवाना जरूरी है भाई, वोट के बिना काम नहीं होगा। सरकार बनानी जरूरी है, लोग मर जाएं लेकिन सरकार बननी चाहिए। तो देखिए फिर भी यहाँ तो थोड़ा देखने को मिल रहा है, मास्क भी, ग्लव्स भी, चलो ये तो ठीक है, इतना ये लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन कई कई जगह मैंने ऐसा देखा है जहाँ कुछ भी नहीं है, ग्लव्स तो छोड़िए, मास्क तक नहीं है। इन्फोर्सिंग कोविड-19 रूल इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि हम केवल दिशा निर्देश आपको दे सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के जो रूल्स हैं वो आपकी स्टेट में ढंग से पालन हो रहे हैं या नहीं, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहाँ लिखा गया है? एक ही एक्ट है, याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। यही एक्ट है, अभी पूरा कोविड-19 हो रहा है उसमें एक ही एक्ट का यूज हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेड ऑन ट्यूसडे दैट द एनफोर्समेंट ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज। अ डे आफ्टर स्टेट अथॉरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो याद रखिएगा, जो एनडीएमए और एसडीएमए दोनों एक्ट हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी स्टेट में कोविड-19 रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए, बस। और इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एनडीएमए और एसडीएमए याद रखिएगा, यही जो है इन्फोर्स कराते हैं रूल्स को, 2005। अच्छा, आज का सवाल, बच्चे आंसर तो देते नहीं है, फिर भी मैं सवाल तो पूछता रहता हूँ। मैंने आपसे पूछा था एमएसपी के बारे में, मैंने इतनी बार रिवाइज करवाया, जो करवाया, मुश्किल से 25 लोगों ने आंसर दिया। अब मैं क्या ही, छोड़िए। हाँ, मेरा जवाब, जो बच्चे आंसर देंगे उन्हीं का भला होगा, जो नहीं दे रहे अब भाई वो खुद जाने। पब्लिक हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आती है? जो अभी मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाए हैं उसमें वो किस लिस्ट में आती है? स्टेट लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है, या यूनियन लिस्ट में आती है? पब्लिक हेल्थ, याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ किस लिस्ट में आती है? आज का क्वेश्चन यही है। आगे चलते हैं। नो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत स्टैटिक सवाल है। आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है तो यही है। ऑस्कर अवार्ड जो है वो निकले हैं, अब किसको मिला है याद रखिएगा। ये वाली फिल्म को फिल्म कैटेगरी में मिला है नोमैडलैंड।
याद रखिएगा। नोमैडलैंड जो फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जीती है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है क्लोई झाओ को मिला है। ये क्लोई झाओ जो है ये पहली वोमेन है। क्लोई झाओ मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट वोमेन ऑफ कलर टू गेट बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर है जिनको बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, एक तो नोमैडलैंड और क्लोई जाओ। नोमैडलैंड जो मिला है वो बेस्ट फिल्म का मिला है, क्लोई जाओ को बेस्ट वुमेन का मिला, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है। और बेस्ट एक्टर का जो मिला है वो एंथनी हॉपकिंस को मिला है, एंथनी हॉपकिंस। और ये सबसे सीनियर हैं, मतलब बहुत उम्र, इनकी उम्र शायद 83 या 84 है। उनको इस टाइम पे जाके अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, याद रखिएगा बेस्ट एक्टर का मिला है एंथनी हॉपकिंस को। और फीमेल वो डायरेक्टर का मिला है क्लोई जाओ को, और बेस्ट फिल्म का मिला है नोमैडलैंड को। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको बस टू द पॉइंट याद होना चाहिए। स्टैटिक न्यूज़ है, एकदम रिसेंटली ही हो सकती है पूछी जाए। आगे चलते हैं। CAPF शायद ना पूछे, बट CDS पूछने के 100% चांस है। इंडिया रैंक 49 इन CGGI। तो बस आपको याद रखना है इंडिया की रैंक क्या है और क्या ये इंडेक्स है, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। याद रखिएगा चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 49th आई है। इसमें जो बेस्ट आया है वो फिनलैंड आया है। बस आपको याद रखना है ये 7 कैटेगरीज में नापा जाता है। अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, पर न्यूज़ में है इसलिए मैंने बता दिया। DRDO ने डेवलप करें क्रिस्टल ब्लेड फॉर एयरो इंजन। तो बस आपको याद रखना है क्रिस्टल ब्लेड कहाँ है। क्रिस्टल ब्लेड जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। बस ये किसके होते हैं, निकल के होते हैं, ताकि जो है हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकें। आपको पता है निकल जो है वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर लेता है, इसीलिए जो है वो क्रिस्टल के ब्लेड अभी रिसेंटली बनाए, कुछ ही कंट्री बना पाई हैं, जैसे UK, US, फ्रांस, रशिया, इन्हीं के पास कैपेबिलिटीज थी। लेकिन अब DRDO ने भी 60 ब्लेड बना दिए और उनको HAL को दे दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ताकि वो अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा सके और हमारी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो क्रिस्टल ब्लेड जो हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाए जाते हैं, जो निकल के होते हैं, और ताकि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। आगे चलते हैं। फॉर हॉपकिंस अ सेकंड ऑस्कर सीमेंट लेगेसी फॉर ग्रेटनेस। तो याद रखिएगा जो बेस्ट एक्टर के लिए जो अवार्ड मिला है वो इनको ही मिला, हॉपकिंस को। मैंने ऊपर भी आपको बता दिया, एंथनी हॉपकिंस इनका नाम है, एंथनी हॉपकिंस। और डिटेल में मत जाइए क्यों मिला क्या मिला। नोमैडलैंड और झाओ ये तो मैंने आपको बता दिया। झाओ जो है वो डायरेक्टर के लिए मिला है, नोमैडलैंड जो फिल्म के लिए मिला है। आगे चलते हैं। म्यांमार एक्टिविस्ट कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन कैंपेन। तो आपको पता है म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसको गिरा दिया गया था और उसकी जगह अब क्या आर्मी रूल कर रही थी। तो इसको देखते हुए वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, एज अ नॉन कॉर्पोरेशन कैंपेन। अभी नॉन कॉर्पोरेशन क्या है, पीपल अर्ज टू स्टॉप पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल फार्म लोन। तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि जो फार्मर्स लोन लिए थे, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम उनका हम नहीं भरेंगे, हम पूरा नॉन कॉपरेट करेंगे। तो नॉन कॉपरेट से मेरे को ध्यान आया था कि भाई गांधी जी ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा था, तो मैंने सोचा आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पूछा गया तो मैं थोड़ा जिस्ट आपको बता दूं कि इंडिया में भी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका है। तो ये हमारा आपको वैसे ही पता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहे हैं, लेकिन ये अभी मॉडर्न हिस्ट्री में बाद में आता है। लेकिन मैंने यहाँ जिस्ट बता दिया है, पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट आपको जिस्ट बता रहा हूँ ताकि जो कि यहाँ पे आया था। तो इससे मैं बस रिलेट कर दिया हूँ कि इंडिया में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था और यहाँ जो हो रहा है वो लगभग उसका पैटर्न सेम है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये पूरा नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छे से मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, जस्ट है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था इंडिया में, तो 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि रोवेल्ट एक्ट आ गया था। अभी फिर मैं आपको रोवेल्ट एक्ट बाद में पढ़ाऊंगा, रोवेल्ट एक्ट क्योंकि हमारी एक पूरी लाइन वाइज चल रहा है। तो बस याद रखिए रोवेल्ट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट ये दो हो गए थे, खिलाफत मूवमेंट और रोवेल्ट एक्ट की फेलियर के बाद ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था, 1 अगस्त 1920 को ऑल इंडिया स्ट्राइक करी गई। फिर स्ट्राइक जैसी करी उसी दिन डेथ हो गई तिलक साहब की। तिलक साहब की डेथ हो गई 1 अगस्त 1920 को। स्ट्राइक कोइंसाइड विद डेथ ऑफ तिलक। दिस इज इनजस्टिस टू पंजाब। अब ये इनजस्टिस किस किस के खिलाफ हुआ, एक तो पंजाब के खिलाफ, खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ, एंड स्वराज जो स्वराज था, इन तीनों के खिलाफ ये इनजस्टिस हो गया जब डेथ हुई तिलक साहब की। उसके बाद क्या हुआ, नागपुर सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। एक सवाल सबसे बड़ा यही आता है, सबसे बिगेस्ट सेशन जो है उसको भी हम नागपुर सेशन बोलते हैं। नागपुर INC अप्रूव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, एक सवाल ये बनता है कि INC ने किस सेशन में अप्रूव करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो याद रखेगा कैलकाटा सेशन में INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने अप्रूव करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक ये भी है कि किस सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिला बाय NC, तो कैलकाटा सेशन में। नागपुर सेशन कैसा था, नागपुर सेशन जो था वो बिगेस्ट सेशन था। इस सेशन में गांधी जी ने ड्राफ्ट कर दिया था नया कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए, INC के लिए। INC के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था गांधी जी ने, और डिसाइड प्रोविंशियल कांग्रेस मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ कि हम जो है
प्रोविंस के बेस पे कांग्रेस बनाएंगे। पहले क्या था, नेशनल लेवल पे कांग्रेस थी, फिर गांधी जी ने कही कि नहीं नेशनल लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम प्रोविंशियल लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे, प्रोविंस मतलब स्टेट लेवल पे हम आईएनसी बनाएंगे, और मोड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस क्या मतलब, भाषा के आधार पर, जहाँ हिंदी लोग रहते हैं वहाँ पे आईएनसी होगी, जहाँ इंग्लिश लोग रहते हैं वहाँ रहेगी, जहाँ उर्दू फारसी जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाएगा। और मेंबरशिप फीस, पहले मेंबरशिप फीस आईएनसी बनने के लिए बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करके केवल 25 पैसे कर दिया। तो नागपुर सेशन की मुख्य मुख्य 4 बातें जो आपसे पूछी जाती हैं मैंने एक ही जगह क्लब करके लिख दिया है। फिर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वुमेन, सबने पार्टिसिपेट करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ये पूछा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबने, वुमेन ने पार्टिसिपेट करा, तो हाँ सारी सोसाइटी ने पार्टिसिपेट करा। ग्रेट ज्योग्राफिकल रीच, बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करा। एग्जाम्पल बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान में बिजोलिया मूवमेंट चल रहा था, उसके साथ ये क्लब हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बिजोलिया मूवमेंट है, दोनों क्लब हो गए। इंपोर्टेड गुड्स आने बंद हो गए, और भी हमने बहुत ज़्यादा काम करा था। मैं और जब डिटेल में आपको बताऊंगा तब बताऊंगा। नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट क्या है कि हम आपके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, सिंपल बात। जो हमें पैसा भरना है, जहाँ जहाँ हमें पैसा भरना है, हम आपके साथ कहीं पे भी कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, इसका मतलब सिंपल ये था। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी इन्होंने सिंपल बोल दिया कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरेंगे, हम फार्म बिल नहीं भरेंगे, जो भी चीज़ होती है वो हम नहीं करेंगे। तो दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली होगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, आप इतना डरने की जरूरत नहीं है कि सर आपने बस इतना ही क्यों पढ़ा है, अभी बहुत है। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं ये इसको कवर करूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जो मैं इतना बता रहा हूं बस ये समझने के लिए मैंने बता दिया आपको। आगे चल, हाँ थाईलैंड पीएम, अब देखिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, मतलब अच्छी तो कह सकते हैं, क्या ही कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि थाईलैंड पीएम फाइंड फॉर नॉट वेयरिंग मास्क। तो अभी क्या हुआ कि थाईलैंड के पीएम एक सभा में गए और वहाँ पहले ये लॉ निकल गया था कि जो लोग मास्क नहीं फैलेंगे उनको फाइन लगाया जाएगा। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर तक को फाइन हो गया $190 का, बताइए। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए, जबकि इंडिया अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है। अब भाई डेमोक्रेसी इज अ मिथ, सही बताएं। हम जो पीएसआईआर वाले, जो ऑप्शनल वाले जो पीएसआईआर पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी इज अ मिथ। ये कुछ नहीं है, एक दिखावा है। डेमोक्रेसी इज फॉर ओनली, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट बहुत सारी थ्योरीज यही हैं कि डेमोक्रेसी केवल लोगों को पागल बनाने के लिए बनाई जाती है, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम दर के लोग हैं, वो एकदम विद्रोह ना कर दें। ये एक थ्योरी है, ऐसा नहीं है झूठ में बोल रहा हूँ, ये थ्योरी है। डेमोक्रेसी बनी ही इसीलिए थी, डेमोक्रेसी का इजाद ही इसलिए हुआ था क्योंकि जो लोअर सेक्शन है या मिडिल जो सेक्शन है, वो बड़े सेक्शन जो अपर कास्ट है या जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें, इसीलिए डेमोक्रेसी का जो है वो इजाद हुआ था। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये मैं एक छोटी सी न्यूज़ आई थी तो मैंने बता दिया, केवल डिफरेंस। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्ट में कुछ नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। आरबीआई कैप्स एज एट 70 फॉर बैंक एमडी सीईओ डायरेक्टर पोजीशन। तो अब याद रखिएगा आरबीआई ने कैप कर दिया, आरबीआई ने फिक्स कर दिया है जो प्राइवेट बैंक, जो याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो एमडी होते हैं, जो सीईओ होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो केवल 70 साल की एज तक ही डायरेक्टर बने रह सकते हैं और उनका टेन्योर 15 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया गया है। याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो एमडी सीईओ और डायरेक्टर हैं वो केवल 70 साल तक ही रह सकते हैं और केवल 15 ईयर का ही टेन्योर उनका हो सकता है। अगर 15 ईयर के टेन्योर के बाद उन्हें बनना चाहते हैं वो दोबारा, क्योंकि उनके पास मान के चलिए कोई 30 साल की उम्र में एमडी बन गया और उसने 15 साल वो एमडी बना रहा, अब अभी भी उसकी एज 70 थोड़ी हुई है, तो हो सकता है दोबारा बनना चाहता हो, तो दोबारा बनने के लिए उसे कम से कम 3 साल वेट करना पड़ेगा, मिनिमम गैप ऑफ 3 ईयर। और 3 ईयर जब वो रहेगा तो किसी भी तरह से बैंक से रिलेट नहीं करेगा, उसके बाद वो अपना टेन्योर दोबारा शुरू कर सकता है। तो आरबीआई ने फिक्स कर दिया, याद रखिएगा आरबीआई फिक्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए एमडी और सीईओ के लिए एज और टेन्योर आरबीआई ने फिक्स कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने फिक्स करा है? तो आरबीआई ने। ये सवाल यूपीएससी सिविल सर्विस और 2019 में पूछा गया, मैं देखिए इसीलिए बताता हूँ। चेयरमैन ऑफ पीएसयू, चेयरमैन ऑफ पीएसयू याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरमैन है उसको सेलेक्ट कौन करता है? याद रखिएगा आरबीआई। बहुत बच्चे आंसर करके आए थे, इसका आंसर आरबीआई नहीं है, इसका आंसर बैंक बोर्ड ब्यूरो है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो चेयरमैन है पीएसयू का कौन अपॉइंट करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, ना कि आरबीआई। और यहाँ का केवल कैप करा है, यहाँ पे भी यही हाल है। आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ तुक्का वक्का नहीं लगा सकते, सिर्फ जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। आफ्टर हाईकोर्ट रैप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन विक्ट्री पोजीशन ऑन काउंटिंग डे। अब हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई कि आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, फटकार लगाने से क्या फायदा। अब बंगाल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव है, अब क्या ही बोले। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया विक्ट्री पोजीशन ऑन काउंटिंग डे, जो आप जिस दिन जीत होगी या जिस दिन वो रिजल्ट अनाउंस होंगे तो आप विक्ट्री अपना नहीं मना सकते। भाई जब तुम आपने रोका नहीं उनको प्रचार करने से, तो अब विक्ट्री के लिए आप रुक के क्या ही कर लोगे। अब
चलो कभी कभी ये आगे मैं बताऊंगा आपको, बहुत आजकल देश में उथल पुथल चल रही है, समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ भी कर रहा है। तो कोरोना नहीं हो गया, क्या हो गया, सब अपने अपने चला रहे हैं। तो अब क्या है कि अब जो भी विनिंग कैंडिडेट होंगे वो केवल अपने साथ 2 लोग ले जा सकते हैं फॉर रिसीविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि जो जीतता है वो सर्टिफिकेट तो मांगता ही है, तो अपने साथ केवल वो 2 लोगों को ले जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, जो भी है याद रखना है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 324 में आया है। एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इन तीनों की सैलरी जो है वो तीनों की सेम होती है, और ये करीबन 6 ईयर और 65 ईयर तक बने रह सकते हैं। इनकी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। और नो पीओपी का मतलब नो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन इनको रिमूव नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। ये रिमूव होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और इनका ये रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसका कोई क्लियर मेंशन नहीं है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है जो पूरी मैंने आपको पॉलिटी रिगार्डिंग ईसीआई के बारे में बता दी। आगे चलते हैं। अब पेटेंटली रॉन्ग रेजीम, तो अभी दवाइयों के बहुत सारे पेटेंट बन रहे हैं। इसमें जो बात हो रही है ट्रिप्स की बात। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम ये बनाया जाता है, डब्ल्यूटीओ का सिस्टम है, याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ का सिस्टम है। उसके अंदर जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या आईपीआर की बात होती है तो ट्रिप्स का रोल आता है। तो बस आपको याद रखना है ट्रिप्स किसके लिए काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिप्स काम करता है, जो कि डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। डब्ल्यूटीओ क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है वो ट्रिप्स को मानती है, मतलब इंडिया जो है वो जो ट्रिप्स में जो आईपीआर प्रोटेक्शन, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो प्रोटेक्शन दी गई है उसको मानती है। आईपीआर इंडिया मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है बहुत सारा कॉपीराइट स्ट्राइक जो कहते हैं कि यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक मान दी, मतलब किसी का कोई काम है तो कोई दूसरा आदमी उसका काम नहीं छीन सकता। जैसे आपको पता होगा दवाइयों की भी पेटेंट होती है, दवाइयों की पेटेंट होती है, जैसे हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग और पेटेंट नहीं होता दवाइयों का। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए एक बार किसी कंपनी ने पैरासीटामोल बना दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कंपनी किसी और को नहीं बनाने देगी। ये तो भाई इसेंशियल दवाई है, तो आफ्टर 20 ईयर में जब वो आईपीआर एक्सपायर हो जाएगा तो उसकी एवरग्रीनिंग नहीं हो सकती, कि हर बार उसको नहीं कह सकते आपने एक बार पैरासीटामोल बना दिया तो और कोई कंपनी नहीं बना सकती। तो ऐसा नहीं है, कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है पेटेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहता हो। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी पेटेंट होते हैं, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलते हैं ये सब आईपीआर में आते हैं। तो आईपीआर किस मिनिस्टर कौन काम करता है इसके लिए, तो याद रखिएगा डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इसके लिए काम करता है। और जो मेन एजेंसी है उसको बोलते हैं सीपम, याद रखिएगा सीपम। अब ये बहुत डिटेल में, आपसे इतना डिटेल में वैसे पूछेगा नहीं, जो आईपीआर है बस वो किससे रिलेटेड है, डीआईपीपी, बस इतना याद रख सकते हैं और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कह नहीं सकते, कभी आपसे पूछ भी सकता है नहीं भी। अब ऐसी न्यूज़ है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये आईपीआर जो लॉ है ये इंडिया में जो बना है पेटेंट एक्ट के थ्रू बना है, याद रखिएगा पेटेंट एक्ट 1970। आगे चलते हैं। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन एरा, तो अभी क्या है कि G20 जो नेशंस हैं, G20 में कम से कम 19 नेशन और एक ईयू है। तो एक तो चीज़ तो ये हो गई, कितने नेशन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज सऊदी अरब हैज़ लॉन्च द सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ताकि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ये 2 इनिशिएटिव शुरू किए हैं। किसने करें, सऊदी गवर्नमेंट ने शुरू करें। बस आपको ये याद होना चाहिए, जो G20 को जो इस बार चेयर कर रहा है, जो G20 का हेड है, याद रखिएगा वो अभी के लिए सऊदी अरेबिया ही है, इसीलिए वो ये सब काम कर रहा है। तो अभी हम थोड़ा इन्होंने जो बात करी है ये ग्रीन फील्ड की बात करिए, अपने काम का नहीं है। G20 और GCC की बात करिए, तो ये आप पढ़ लीजिए। G20 की ये ट्रिक है, G20 की ट्रिक है, आप एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो ये सारे के सारे नेशन है, 19 कंट्री और एक यू है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे आपका काम हो जाएगा। ऐसी GCC मेंबर स्टेट कितने हैं, 6 हैं, बस यमन नहीं है, और बीच का पूरा ब्लॉक जो है वो GCC में आता है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो तेल निकालती हैं उन्हीं को बोलते हैं, सारी कंट्री जो तेल निकालती हैं, जो ऑयल निकालती हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसमें बस याद रखिएगा यमन नहीं है, यमन आपको अटका सकता है, ना इराक है ना ईरान है, बाकी की सारी कंट्री हैं, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, UAE। बस ये स्टैटिक है। वीडियो पॉज करिए, याद करिए, अगेन रिवाइज करिए, पॉज करिए, याद करिए, इसका और कोई जुगाड़ नहीं है। ये मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी है कैसे करना है, पूरी ट्रिक है। आगे चलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट डिनाइज प्लीइंग फॉर कोविड-19 फैसिलिटी इन होटल। अब देखिए ये वैसे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं क्या ही हो रहा है, सब कोई अपने अपने में बातचीत चल रही है। मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मेरे पे केस हो जाएगा कल तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कंट्रोवर्सी क्या हो गई कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने
100 बेड अशोका होटल में रिजर्व कर दिए फॉर जो भी ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो वकील हैं और जो भी उनके लोग हैं उनके लिए। तो अब हाई कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि हमने तो आपको बोली नहीं थी दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप ऐसा हमारे लिए बेड रिजर्व कर दीजिए, फिर भी हम इंक्वायरी करेंगे। वी हैव मेड इंक्वायरी, हमने इंक्वायरी करी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट से भी। हाई कोर्ट वाले बोल रहे हैं कि हमने इंक्वायरी भी करी कि आपने तो कहीं ऑर्डर नहीं दिया है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो अब ये लोग फटकार लगा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट को ही। तो अब इसमें क्लियर पता ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने सच में बोली थी कि नहीं बोली थी, अब भगवान जाने, क्योंकि ये मीडिया में इतना हाईलाइट हो गया। तो अब बोला भी होगा तो सब इनकार कर देंगे, किसी ने नहीं बोला। तो ये बस न्यूज़ आई थी तो मैंने बता दिया कि देश का क्या हाल है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई मान के मेरी बात सुन लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब लोग अपने घर पे रहें, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, जो भी बूढ़े लोग जो भी आपके साथ रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स, उन सबको बोलें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप कहीं बाहर जाएं, अंदर आएँ, मास्क पहने बराबर और अच्छे से हाथ सैनिटाइज के चक्कर में छोड़िए। घर से आप बाहर जाके भले आप कुछ भी एक पेन भी लेने जाते हैं ना, तो जब घर आएँ सैनिटाइज से बैठ रहे आप बढ़िया एकदम साबुन से 2 बार 3 बार अच्छे से हाथ वाथ धो के, मुँह धोइए, हाथ धोइए, अपने पूरे हाथ पैर धो के तब बैठा करिए। और बिना मास्क के तो प्लीज़ कहीं ना जाएँ। और जिनके में घर में अगर ऑलरेडी कोई कोरोना पेशेंट है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भाई हॉस्पिटल में जाने से तो कोई इंसान वैसे ही जिसको नहीं भी होगा ना उसको भी हो जाएगा। तो अगर हो सके तो घर में ही उनको पूरा इलाज देने की संभव प्रयास करें और घर में भी मास्क पहनें। जिनके भी यहाँ घर में कोई कोरोना पेशेंट है जो माइल्ड केस हैं तो घर में ही इलाज करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बाहर बहुत बुरी कंडीशन है। जो मीडिया दिखा रहा है, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, वो जस्ट अ नंबर। हमारे गवर्नमेंट के लिए हम लोग केवल एक नंबर हैं और आधे लोग तो ऐसे हैं जो उस नंबर में भी काउंट नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी बोल रहे हैं कि इंडिया में करीबन 3.5 लाख केस कोविड के हैं, तो मैं नहीं मानता 3.5 लाख हैं। कोविड के केस तो बहुत ज़्यादा हैं। चलिए हम अपना इसमें नहीं जाएंगे वरना अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। चाइना रेडी टू सपोर्ट इंडिया आफ्टर वैक्सीन। अब देखिए मुंह से क्या मैं बोलूँ, कुछ गलत निकल जाएगा। इन्होंने पहले तो पूरा में देशों में कोरोना फैलाया, अब यही लोग बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आधी रात में तैयार हैं, जैसे हमें हुक्म मिलेगा हम तैयारी हेल्प कर डालेंगे। तो अब मैं क्या बोलूँ इनको, बकवास न्यूज़ ही मैंने आपको बता दिया। केवल देखिए ऐसे भी लोग हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू है। अभी तक हम क्या कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को पढ़ चुके हैं। हम रिलीजियस मूवमेंट, जो हमारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, उन्हीं में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी केवल एक ही सोशल रिलीजियस मूवमेंट हमारा हो पाया, जो कि राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, आत्म सभा। अब जो हमें है अब आर्य समाज। अब आर्य समाज कब शुरू हुआ था? तो 1875 में शुरू हुआ था। याद रखेंगे किसने शुरू करा था? तो सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने शुरू करा था। ये बिलीव नहीं करते थे इन कर्मा पे। आपको पता है ना, राजा राम मोहन रॉय भी बिलीव नहीं करते थे, ये लोग भी बिलीव नहीं करते थे। जो राजा राम मोहन वाला जो मूवमेंट था वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। याद रखिएगा, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। उसे रिफॉर्म करना चाहते थे जो रिलीजियस मूवमेंट है। लेकिन जो आर्य समाज है वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट मतलब क्या है कि जो पुराना चीज है उसी को बस उसी पे हम मानेंगे, हम नया इसमें कुछ रिफॉर्म नहीं चाहते। केवल जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो हमारी पुरानी सभ्यता में है, हम उसी को मानना चाहेंगे। तो ये लोग वेदास में बिलीव करते थे, इसीलिए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट का मतलब क्या है कि हम रिफॉर्म नहीं, हम कुछ चेंज नहीं चाहते। जो हमारे वेदास में लिखा है केवल हम उन्हीं को मानना चाहते हैं। ये स्टैब्लिश्ड सत्यार्थ प्रकाश जो बुक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश जो बुक छापी थी, किन्होंने छापी थी? दयानंद सरस्वती साहब ने। ये इन्होंने ही ये आर्य समाज को स्टैब्लिश कराते हैं। वेदास में बिलीव करते थे, जैसे वेदास जो है वो उसमें सब कुछ लिखा है, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इसीलिए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है कि सब लोग वेदास में मानिए। ये चाहते थे इक्वल स्टेटस मिले वुमेन को। ये तो सभी जितने सोशल रिलीजियस मूवमेंट है सबका एक में प्रमुख ऑब्जेक्टिव एक यही है कि सबको सोशल इक्वल स्टेटस मिले वुमेन को, और इंटरकास्ट विडो रीमैरिज। ये तो भले हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जितने भी रिलीजियस मूवमेंट आए उन दोनों में ये तो कॉमन पॉइंट है। भले अभी हम पढ़ेंगे आगे अलीगढ़ जो मूवमेंट है उसमें भी कि वो लोग भी यही चाहते थे कि वुमेन को बराबर अधिकार मिले, इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकें या विडो रीमैरिज हो सकें, सब लोग चाहते थे। फिर ये क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम को कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सती नहीं होनी चाहिए, पुराण जो है वो और प्रीस्ट जो है इन सबको क्रिटिसाइज करते थे। याद रखिएगा, ये कास्ट सिस्टम को तो क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि डिवीजन हो सके सोसाइटी का ऑन मेरिट। जो हमारे 4 हैं वर्ण आपको पता है ना, जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये जो वर्ण है, और क्षत्रिय।
4 वर्ण है, तो इसको डिवीजन चाहते थे कि डिवीजन हो सोसाइटी का, बेस हो मेरिट, ना कि कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, लेकिन ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी चाहते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस आर्य समाज का है कि ये कास्ट सिस्टम को तो नहीं मानते, लेकिन वर्ण जो डिवीजन होता है सोसाइटी में अपने जो वेदास के अकॉर्डिंग, वो ये चाहते थे। इन्होंने शुरू करा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसे हम डीएवी बोलते हैं, आज भी ये कॉलेज स्कूल चलते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन्होंने शुरू करे। इन्होंने गुरुकुल बनाया हरिद्वार में। शुद्धि मूवमेंट, ये भी याद रखेंगे, शुद्धि मूवमेंट किसी का है, आर्य समाज का। ये शुद्ध करो, काव प्रोटेक्शन जो अभी भी आपको पता है, ये असली वाले काव प्रोटेक्शन थे। गौरक्षक जो बोलते हैं ना, असली वाले थे। आजकल तो सबको पता है कैसे गौरक्षक हैं। तो एंड नो आइडल वर्शिप, ये बिलीव करते थे मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। आप भी अगर आज भी अगर आप आर्य समाज के बहुत सारे स्कूल मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं होती हैं उनमें। मेरे को खुद इसका ऑब्जर्व है, मैं गया हूँ, मतलब पढ़ा नहीं हूँ पर मैंने ऑब्जर्व करा है, और वो लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, नो आइडल वर्शिप। तो आपको कुछ पॉइंट जो पूरे आर्य समाज से जो पूछे जाते हैं। और हाँ, मूल शंकर, ये दयानंद सरस्वती जी का जो दूसरा नाम है मूल शंकर। एक पीसीएस में ये पूछा गया था मूल शंकर क्या है, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मैं जब पेपर्स पढ़ता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी के भी, यूपीएससी, सिविल सर्विस, पीसीएस, तो मैं अपने नोट्स को बड़ा करता जाता हूँ। तभी ये तो पुराने नोट्स हैं जो ऐसे लाइन में आ रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ आती है वो मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ। तो इसीलिए आप आजू बाजू में इतना सब देखेंगे। लेकिन इससे क्या है कि अब मेरा पूरा जो आर्य समाज पे जो भी सवाल बन सकता है वो मेरा एक जगह इकट्ठा हो गया। तो आपके नोट्स भी बनते जा रहे होंगे। अब भाई वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाइए। मैं फिर बोलूंगा कि मेरे से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे आप ये फोटो या जो भी आपकी स्लाइड है पोस्ट करिए। मैं पोस्ट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, मैं पोस्ट करने में 1 सेकंड लगेगा। रीजन बीइंग, मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएं, ना कि किसी के नोट्स रेफर करें। और ये नोट्स केवल नोट्स हैं। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप जाइए, बुक्स पढ़िए, नोट्स से काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। नोट्स इज जस्ट फॉर गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज। नोट्स जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं है किताबों का, मैं फिर बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे जो तीसरे आते हैं वो रामकृष्ण मिशन। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन ये कब आए थे? 1863 से 1902 शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। 1893 में 125 ईयर्स कंप्लीट हो गए उसके। 2000 आई थिंक 19 में या कब कंप्लीट हो गए शिकागो में जो हमारे जो विवेकानंद जो गए थे, ये उसी मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे जाके इन्होंने परचम लहराया था हमारे विवेकानंद साहब ने। तो रामकृष्ण मिशन ये किस में बिलीव करते थे? रामकृष्ण मिशन बिलीव्ड इन मेडिटेशन एंड डिवोशन टू गॉड, इसमें बिलीव करते थे। ये रामकृष्ण जो है वो गुरु हैं किसके? विवेकानंद जी के। विवेकानंद जी क्रिटिसाइज करते थे इंडियंस को। विवेकानंद जी बोलते थे कि भाई आप वेस्ट को नेग्लेक्ट क्यों करते हो? वेस्ट में जो बुरी आदतें हैं उन्हें तो आप नेग्लेक्ट करिए, लेकिन वेस्ट में एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, वहाँ लिबर्टी है, वहाँ इक्वालिटी है, तो आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? तो वो क्रिटिसाइज करते थे इंडियन लोगों को, क्योंकि आप वेस्ट की नॉलेज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट मत किया करो। ही बिलीव इन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्री थिंकिंग, तो बिलीव करते थे इसमें। ही ओपन्स लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फनेज, इन्होंने ये सब खोला। आइडल वर्शिप, याद रखेगा ये आइडल वर्शिप को मानते थे। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए 2 लोग, राजा राम मोहन रॉय एंड आर्य समाज, तो ये दोनों जो हैं ये आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा है उस पर बिलीव नहीं करते थे। ना ही ये दोनों लोग कर्मा में बिलीव करते थे, कर्मा में भी नहीं मानते थे। लेकिन जो रामकृष्ण, जो विवेकानंद जी हैं, वो आइडल वर्शिप को भी मानते थे, वो इमेज वर्शिप को भी मानते थे। इनका मानना था सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर हम लोगों की सेवा करेंगे इसका मतलब है गॉड की सेवा हमने कर दी है। फिर नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, तो नॉलेज जो है अगर विदाउट एक्शन, अगर हम कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस नॉलेज का क्या फायदा? अब मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं आपके लोगों के काम नहीं आया तो मेरी उस नॉलेज का क्या फायदा? नॉलेज आपके पास है तो वो ऐसी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो 10 लोगों के काम आए। तो नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। ब्रिज गैप बिटवीन परमार्थ एंड व्यवहार, इन्होंने गैप जो बना हुआ था परमार्थ और व्यवहार के बीच का, वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो ये कुछ न्यूज़ थी रिगार्डिंग, न्यूज़ नहीं है थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रामकृष्ण मिशन। जो थोड़ा डिफरेंस था आइडियल वर्शिप, इमेज वर्शिप, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस था। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो चुकी है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे को इंस्टाग्राम पे बच्चे फॉलो कर सकते हैं जो भी चाहें, और मेरे से डायरेक्ट डीएम करके अपने आंसर या जो भी क्वेश्चन चाहे आप मेरे को पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो कुछ नहीं करेंगे। और आज का सवाल है, पब्लिक हेल्थ किस लिस्ट का पार्ट है? पब्लिक हेल्थ 7th शेड्यूल में किस लिस्ट का पार्ट? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट? आर्टिकल 246। सो टेक केयर, अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करती है, घर के अंदर रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सो साइनिंग ऑफ टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।